अदब की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपने उन्वान ही से कैफियत पैदा कर देती हैं। जैसे किसी खामोश रात में चांदनी धीरे धीरे जमीन पर उतर रही हो और उसी रोशनी में इंसान का बातिन, उसकी ख्वाहिशें, उसके दुख और उसके ख्वाब भी नुमायां होने लगे। बाज अफसाने बज़ाहिर नर्म, खूबसूरत और दिलनशी मालूम होते हैं, मगर उनके अंदर जिंदगी की ऐसी गहरी कसक पोशीदा होती है जो कारी के दिल में देर तक बाकी रहती है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद अहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें। इस प्रोग्राम में हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीकात के जरिए आपके सामने लाते हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो उर्दू अफसाने की उस दिलावेज रिवायत से ताल्लुक़ रखता है जिसमें हुस्न भी है, एहसास भी और जिंदगी की बारीक सच्चाइयों का वो शऊर भी है जो बड़े अदीबों का खासा होता है, और वो है कृष्ण चंद्र का दिलकश और असर अंगेज अफसाना पूरे चांद की रात। कृष्ण चंद्र उन अफसाना निगारों में शुमार होते हैं जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ देखा नहीं, उसे महसूस भी किया और फिर उस एहसास को एक ऐसे अदबी पैराए में ढाला जिसमें रोमान, हकीकत, दर्द और इंसानी कश्मकश एक साथ चलते हैं। पूरे चांद की रात भी एक ऐसी ही कहानी है जहां फिजा की दिलकशी के साथ साथ इंसान के अंदर के एहसासात, उसकी तन्हाई, उसकी आरजू और उसके मुकद्दर की धुंधली तस्वीरें भी उभरने लगती हैं। आइए आज कृष्ण चंद्र के अफसाने पूरे चांद की रात को सिर्फ एक खूबसूरत उन्वान वाली कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानी एहसास, रोमानवी कैफियत और जिंदगी की नाजुक सच्चाइयों के एक दिलनशी इजहार के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंद बाला तंगों के नीचे मखमली दोब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दोब में जज्ब हो जाएंगे और दोब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगूं पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा। और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंद बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था, अभी तंगों पर पत्तियां न फूटी थी, अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाजों से गूंजा न था, अभी समल की झील पर कमल के चिराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रुपयों को छुपाए बैठा था जो बाहर की आमद पर यकयक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बाहर के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आब पर रक्सा और लर्जा बाहर की आमद के मुंतजर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। सपहर खत्म हो गई, शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच से गुजर गए और अब वो उफक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे।
शाम का करमजी रंग आसमान के उस किनारे से इस किनारे तक फैलता गया और करमजी से सुरमई और सुरमई से स्याह होता गया, हत्ता के बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई। और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज तर हो गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन हो गए। तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई, वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे स्याह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया। और मैंने उससे कहा, सपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्ना छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी और बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे, क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी। और मैं तो सपहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की, लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा ना था, इसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी, वो अभी आई न थी। और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियां और जर्दालू तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूं। देखो ये सब कुछ लाई हूं तुम्हारे लिए। हाय, तुम सचमुच खफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूं। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था। और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसरत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सथ लड़ी देखी, ये सुर्ख सत लड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तू आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में जाफरान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सत लड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाजें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कुड़म के साग का नर्म नमकीन और लतीफ जायका और पूरे चांद की रात का बाहर आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चलें झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की कतार खत्म हो गई, तिल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झींगर और बैंडे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था, एक ख्वाबनाक सिम्फनी। और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी, साकिन, चुपचाप, मोहब्बत के इंतजार में, हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतज़िर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतज़िर, इंसान के इंसान को चाहने की आरजू की मुंतज़िर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात
किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुकद्दस लम्स की मुंतजिर है। कश्ती खुबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहां पर जमीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओट से छनती हुई आ रही थी और मेंढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर और लाखों कमल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नर्म हवाओं के लतीफ झोंके यकायक बुलंद होके सदहा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और जमीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलकर नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचो खम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकियां ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली। वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खींचकर झील के मरकज में ले गया। यहां कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती थी ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जर्दालू निकालकर मुझे दिए, खुद भी खाने लगी। जर्दालू खुश्क थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जर्दालू खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम न थे। पिछली बहार में मैं न था और जर्दालू के पेड़ फूलों से लदे फंदे थे। सब्ज सब्ज जर्दालू, सख्त खट्टे जर्दालू जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे, और जबान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी, और फिर भी खट्टे जर्दालू खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सब्ज सब्ज जर्दालू पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मुसर्रत से सुर्ख शगुफे झूम रहे थे और मुसर्रत भरी आंखें, चमकती हुई मासूम आंखें उन्हें झूमता हुआ देख कर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं न था और सुर्ख सुर्ख जर्दालू खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए। खूबसूरत लबों ने उनका ताजा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जर्दालू सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी, तो मैं आऊंगा और इनकी लज्जत से लुत्फानंदोज हो सकूंगा। जर्दालू खा के हमने खुश्क खुबानियां खाई। खुबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम न हुई, मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहद और शक्कर का मजा देने लगती। नरम नरम बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने गुठली को दांतों से तोड़ा और खुबानी का बीज निकालकर मुझे दिया। खाओ। बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी खुबानियां मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, यह हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहां खुबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी खुबानियां होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूं। जब खुबानियां पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं और खुबानियां खिलाने को कहती हैं। पिछली बहार में, और मैंने सोचा पिछली बहार में मैं ना था, मगर खुबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची खुबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी उन खुबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं न था और फिर इन खुबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थीं और खुबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं न था
और ये सुर्ख सुर्ख खुबानियां जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीज़ाओं की तरह सभी थीं और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थी। फिर अल्लढ़ लड़कियां आंगन में नाचने लगीं और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुबानियां तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रसभरी खुबानियां। जब मैना था, खुबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू थी, सुनहरा सेंका हुआ भुट्टा और कुरकुरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरी। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छुपा के, अम्मा की आंख से ओझल। मैंने भुट्टा एक जगह से खाया, दानों की चंद कतारें रहने दी। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद कतारें मेरे लिए रहने दी, जिन्हें मैं खाने लगा। और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे जब तू थी लेकिन मैं न था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था और खेतों में गौड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने तलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सिरियां निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी, और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी जब मैं न था। लेकिन भुट्टों के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लग जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नर्म नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं न था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और इनका रस पुख्ता हो गया, पुख्ता और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतमाल था। भुट्टों की मूछें जो पहले पीली थीं अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गई। मकई के भुट्टों का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी ना आया था। और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टों से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेंक के अलग रख दिए। जब मैं न था, धरती थी, तख्लीक थी, मोहब्बत के गीत थे, आग पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं न था। मैंने मुसरत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी न थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होंठों का गरम गरम लम्स अभी तक उस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो। वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू ही कुछ और था जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनिया और माफिया से बेखबर। फिर मैंने उसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद मैं श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। तीसरे दिन मैं लौट आया तो क्या देखता हूं कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुकमे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसरत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा
कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, जब मैं न था। और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरियां होके रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में खिजा आ गई है, जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहां क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूं। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते समल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और दोपहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूं और खुनक हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीजा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों के परे बस्ती में कोई बीवी अपने खाविंद को आवाज दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है। छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई हांजी गा रहा है और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफक के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूं। मेरे बेटे और उनकी बीवियां और बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहां पर बादाम के पेड़ों की कतार खत्म हो गई, तिल्ला भी खत्म हो गया, झील का किनारा है, ये खूबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है, मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं, कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूं, आधी सदी हो गई मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक इसका मालिक हूं। देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूं। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने खाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। 2 बच्चे लड़ रहे थे, मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्से में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, यह घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूं। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। तो तुम हो? अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी, देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप हंस दी, बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। ये पोती है, ये मेरा खाविंद है। इसे जगाना नहीं, परसों से इसे बुखार आ रहा है, सोने दो इसे। वो बोली, तुम्हारी क्या खातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सैंके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफाफ दाने।
हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब खूब गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए, आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हां, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुकमे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज तुम भी आने वाले थे। वो वापस जा रहा था, मैंने उसे रोक लिया था कि तुमसे मिल के जाए, तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा, मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी, मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई, बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बना ली है, इसकी सारी खुशियां और गम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए हो, मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था जिंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूं तो जरा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया, मैंने उसके पोते को। उसने मेरी पोती को चूमा, मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। उसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मुसरत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में न थे, ये बहार तुमने देखी, इससे अगली बहार में तुम न होगे, लेकिन जिंदगी फिर भी होगी, और जवानी भी होगी, और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए खुबानी के दरख्त के करीब चले गए जहां कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है। दोस्तों साहिबों, पूरे चांद की रात महज एक अफसाना नहीं, ये एहसास की एक ऐसी फिजा है जिसमें हुस्न और उदासी, रोशनी और तन्हाई, और ख्वाब और हकीकत एक दूसरे में मदगम होते महसूस होते हैं। कृष्ण चंद्र ने इस कहानी में जिस लताफत, रवानी और जज्बाती गहराई के साथ इंसानी कैफियत को लफ्जों में समोया है, वो इस अफसाने को महज एक किस्सा नहीं रहने देता, बल्कि एक तजुर्बा बना देता है।
इस अफसाने की खूबी यही है कि ये अपने माहौल, अपनी फिजा और अपने दाखिली आहंग के जरिए कारी को सिर्फ पढ़ने पर मजबूर नहीं करता बल्कि महसूस करने पर आमादा करता है। कृष्णचंद्र के यहाँ जिंदगी हमेशा सादा लकीर में नहीं चलती, बल्कि उसके अंदर हुस्न भी है, टूटन भी, और वो खामोश कर्ब भी जो अक्सर खूबसूरत लम्हों के पस मंजर में छुपा होता है। पूरे चांद की रात हमें यह भी सिखाता है कि बड़ा अदब सिर्फ वाकयात बयान नहीं करता, वो कैफियत पैदा करता है, एक मंजर को एहसास में बदल देता है और एक लम्हे को ऐसी मानवियत दे देता है जो वक्त गुजरने के बावजूद बाकी रहती है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।